हाय एवरीवन, सभी छात्रों को स्टडी आईएएस विथ आर के यादव में स्वागत है। जैसा कि मैं आज यूपीएससी आईएएस मेंस 2016 जीएस पेपर 3 से क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये आपको आगामी यूपीएससी मेंस लिखने में बहुत ही कारगर होगा। 2026 के साथ साथ आप 2027, 28, 29, 30 सभी मेंस में लिखने में कारगर साबित होगा, बशर्ते हाँ सभी क्वेश्चनों को व्यवस्थित तरीके से तैयार करना होगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को हल करना सीख गए तो हम ये दावा कर सकते हैं कि हम बेहतर तरीके से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। हमको किसी भी प्रश्न को लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगी, बशर्ते हमें सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से तैयार करना होगा। हम अगर 2013 से लेकर अभी तक जितने 2025 तक जितने भी यूपीएससी मेंस जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर हम सबको तैयार कर लिए तो हम बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। चलिए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज हम प्रश्न 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। भारतीय संदर्भ में समावेशी विकास में निहित चुनौतियों, जिनमें लापरवाह और बेकार जनशक्ति शामिल है, पर टिप्पणी कीजिए। इन चुनौतियों का सामना करने के उपाय सुझाइए। सबसे पहले हम समावेशी विकास के बारे में बताएंगे। पॉइंट टू पॉइंट उत्तर को लिख लेंगे, क्योंकि हमको 3 घंटे में 20 प्रश्न करने होते हैं। समय का हमारे पास बहुत ही अभाव रहता है। अगर हम विस्तार से क्वेश्चन लिखेंगे तो और इसमें शब्द सीमा भी होती है। हमको कुछ 150 क्वेश्चन, कुछ 200 क्वेश्चन 200 शब्दों में हमें लिखने होते हैं। इसीलिए हमें शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम समावेशी विकास के बारे में बताएंगे, उसके बाद इन चुनौतियों का सामना करने के उपाय हम देंगे। सबसे पहले हम भूमिका पर अब चलते हैं। भूमिका क्या है? समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ का अर्थ ऐसा आर्थिक विकास है जिसके लाभ समाज के सभी वर्गों, विशेषकर गरीब, वंचित, महिला एवं ग्रामीण आबादी तक समान रूप से पहुँचे। भारत में उच्च आर्थिक वृद्धि के बावजूद समावेशी विकास अनेक संरचनात्मक चुनौतियों से प्रभावित है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। समावेशी विकास की प्रमुख चुनौतियों के बारे में देखेंगे, क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं। पहला पॉइंट है बेरोजगार एवं अल्प रोजगार जनशक्ति। बड़ी युवा आबादी होने के बावजूद गुणवत्तापूर्ण रोजगार का अभाव हमें देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट है कौशल अंतर। उद्योगों की आवश्यकता और कार्यबल की दक्षताओं में असंगति हमें देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है मानव संसाधन का कम उत्पादक उपयोग। शिक्षा एवं प्रशिक्षण की कमी से जनशक्ति का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। अगला पॉइंट है क्षेत्रीय एवं सामाजिक असमानताएं। ग्रामीण, शहरी, लैंगिक तथा जाति विषमताएं हमें देखने को मिलती हैं। अगला पॉइंट है कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी एवं कम आय हमें देखने को मिलती है। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे स्वास्थ्य एवं शिक्षा की निम्न गुणवत्ता। मानव पूंजी निर्माण में बाधा हमें देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है डिजिटल विभाजन। तकनीकी अवसरों तक असमान पहुंच। अब हम इसके समावेशी समाधान के उपाय के बारे में देखेंगे, क्या क्या उपाय हो सकते हैं। पहला पॉइंट है कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। श्रम प्रधान उद्योगों तथा एमएसएमई को प्रोत्साहन। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश। महिला श्रम बल भागीदारी बढ़ाने हेतु अनुकूल नीतियाँ। कृषि विविधीकरण एवं ग्रामीण गैर कृषि रोजगार का विस्तार करना।
डिजिटल एवं वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करना, आकांक्षी जिलों एवं पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। भारत की जनसांख्यिकी शक्ति तभी जनसांख्यिकी लाभांश बनेगी जब मानव संसाधन को कौशल, शिक्षा और रोजगार से जोड़ा जाए। समावेशी विकास के लिए समान अवसर, उत्पादक रोजगार तथा सामाजिक न्याय आधारित नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जल उपयोग दक्षता से आप क्या समझते हैं? जल उपयोग दक्षता को बढ़ाने में सूक्ष्म सिंचाई की भूमिका का वर्णन कीजिए। सबसे पहले हम जल की उपयोगिता के बारे में बताएंगे, उसके बाद इसको जल उपयोगिता दक्षता को बढ़ाने में क्या क्या उपाय हो सकते हैं उसके बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट लिखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम भूमिका पर चलते हैं। भूमिका है जल उपयोग दक्षता, वाटर यूज इफिशिएंसी, WUE का अर्थ उपलब्ध जल की न्यूनतम मात्रा से अधिकतम कृषि उत्पादन प्राप्त करना है। भारत में कृषि क्षेत्र कुल मीठे जल का लगभग 80% उपयोग करता है, इसलिए जल संरक्षण एवं उत्पादकता वृद्धि हेतु जल उपयोग दक्षता अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। जल उपयोग दक्षता बढ़ाने में सूक्ष्म सिंचाई की भूमिका। पहला है, सूक्ष्म सिंचाई में मुख्यतः ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियाँ शामिल हैं। अब हम जल की बचत के बारे में देखेंगे। जल को सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है, जिससे वाष्पीकरण एवं अपवाह की हानि कम होती है। इससे 30 से 70% तक जल की बचत संभव है। अब हम उत्पादकता में वृद्धि देखेंगे। पौधों को आवश्यक मात्रा में जल मिलने से फसल उत्पादन 20 से 50% तक बढ़ सकता है। अब हम उर्वरक उपयोग दक्षता के बारे में देखेंगे। फर्टिगेशन के माध्यम से उर्वरकों का लक्षित उपयोग होता है, जिससे लागत घटती है। अब हम ऊर्जा संरक्षण के बारे में देखेंगे। कम जल पंप करने की आवश्यकता होने से बिजली एवं डीजल की बचत होती है। अब हम सूखा एवं जलवायु परिवर्तन से अनुकूलन के बारे में देखेंगे। जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में भी टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिलता है। अब हम राष्ट्रीय पहल पर चलते हैं। क्या क्या राष्ट्रीय पहल हैं? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY, पर ड्रॉप मोर क्रॉप सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करती है। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। बढ़ते जल संकट और कृषि की जल निर्भरता को देखते हुए सूक्ष्म सिंचाई जल उपयोग दक्षता बढ़ाने का प्रभावी साधन है। तकनीकी नवाचार, वित्तीय सहायता एवं किसान जागरूकता के माध्यम से इसका व्यापक विस्तार सतत कृषि और जल सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। एलोपैथी क्या है? सिंचित कृषि क्षेत्रों की प्रमुख फसल पद्धतियों में इसकी भूमिका का वर्णन कीजिए। सबसे पहले हम एलोपैथी के बारे में बताएंगे। भूमिका पर चलते हैं। एलोपैथी वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक पौधा अपने द्वारा उत्सर्जित रासायनिक पदार्थों के माध्यम से अन्य पौधों की वृद्धि, अंकुरण एवं विकास को प्रभावित करता है। यह प्रभाव सकारात्मक अथवा नकारात्मक दोनों हो सकता है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। सिंचित कृषि की प्रमुख फसल पद्धतियों में एलोपैथी की भूमिका। पहला है, खरपतवार नियंत्रण में सहायक। धान, ज्वार तथा सरसों जैसी फसलें ऐसी रसायन छोड़ती हैं जो खरपतवारों की वृद्धि को रोकते हैं। इससे शाकनाशियों पर निर्भरता कम होती है। अगला प्रश्न है, फसल चक्र का निर्धारण करना। कुछ फसलों के अवशेष अगली फसल के अंकुरण को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण, धान के अवशेष गेहूं की प्रारंभिक वृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, अंतर फसली खेती में उपयोग। उपयुक्त फसल संयोजन से कीट, रोग एवं खरपतवारों का दबाव कम किया जा सकता है। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, मृदा स्वास्थ्य में सुधार। एलिलोपैथिक पौधों के अवशेष जैविक पदार्थ बढ़कर सूक्ष्म जीव गतिविधियों को प्रभावित करते हैं।
पांचवा पॉइंट है उत्पादकता पर प्रभाव। सकारात्मक एलिलोपैथी से संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है, जबकि नकारात्मक प्रभाव उपज में कमी ला सकता है। अब हम छठा पॉइंट देखेंगे, सतत कृषि को बढ़ावा देना। रासायनिक इनपुट की आवश्यकता घटाकर पर्यावरण अनुकूल कृषि को प्रोत्साहित करती है। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। एलिलोपैथी सिंचित कृषि में फसल प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण तथा सतत उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक समझ के साथ इसका उपयोग फसल पद्धतियों को अधिक उत्पादक, लागत प्रभावी एवं पर्यावरण अनुकूल बना सकता है, जो प्राकृतिक कृषि एवं टिकाऊ कृषि विकास के लक्ष्यों के अनुरूप है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगर आपने बच्चों ये प्रश्न तैयार कर लिया तो आपको आगामी यूपीएससी मेंस लिखने में बहुत ही मदद करेगा। आपको कहीं से कोई कठिनाई नहीं होगी, बशर्ते हाँ सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से तैयार करना होगा। कृषि विकास में भूमि सुधार की भूमिका की विवेचना कीजिए। भारत में भूमि सुधारों की सफलता के लिए उत्तरदायी कारकों को चिन्हित कीजिए। सबसे पहले हम भूमि विकास के बारे में बताएंगे। भूमि क्या लिखेंगे, पहले भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स से आशय भूमि स्वामित्व, उपयोग एवं वितरण संबंधी व्यवस्थाओं में ऐसे परिवर्तन से है जो कृषि उत्पादकता, सामाजिक न्याय तथा ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करे। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने जमींदारी उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, भूमि सीमा निर्धारण तथा जोतों के एकीकरण जैसे कदम उठाए हैं। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। कृषि विकास में भूमि सुधारों की भूमिका के बारे में देखेंगे। पहला पॉइंट है, कृषकों को स्वामित्व अधिकार मिलने से निवेश एवं उत्पादन में वृद्धि हुई है। बिचौलियों के उन्मूलन से किसानों को कृषि लाभ का बड़ा हिस्सा प्राप्त हुआ है। भूमि के पुनर्वितरण से सामाजिक एवं आर्थिक समानता को बढ़ावा मिला है। अगला पॉइंट है, जोतों का एकीकरण कृषि यंत्रीकरण एवं आधुनिक तकनीकों के उपयोग में सहायक बना है। किराएदारी सुधारों ने किसानों को सुरक्षा प्रदान कर कृषि निवेश को प्रोत्साहित किया है। ग्रामीण गरीबी एवं भूमिहीनता में कमी लाकर समावेशी कृषि विकास को बढ़ावा मिला है। अगला पॉइंट है, भूमि सुधारों की सफलता के कारक के बारे में क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला पॉइंट है, राजनीतिक इच्छा शक्ति एवं राज्य सरकारों की सक्रियता देखने को मिलती है। स्पष्ट भूमि अभिलेखों एवं प्रभावी राजस्व प्रशासन की उपलब्धता। अगला पॉइंट है, पश्चिम बंगाल का ऑपरेशन बर्गा तथा केरल के भूमि सुधार जैसे सफल मॉडल हमें देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट है, न्यायपालिका द्वारा सुधारों को संवैधानिक संरक्षण। फिर अगला पॉइंट है, भूमि सुधारों के साथ हरित क्रांति, सिंचाई, ऋण एवं कृषि विस्तार सेवाओं का समन्वय। अगला पॉइंट है, पंचायतों एवं स्थानीय संस्थाओं की भागीदारी हमें देखने को मिलती है। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। निष्कर्ष है, भूमि सुधार भारतीय कृषि विकास और ग्रामीण सामाजिक न्याय की आधारशिला रहे हैं। यद्यपि इनका क्रियान्वयन राज्यों में असमान रहा, फिर भी प्रभावी भूमि प्रबंधन, डिजिटलीकृत भूमि अभिलेख तथा पारदर्शी प्रशासन के माध्यम से भूमि सुधारों की भावना को और सशक्त बनाकर कृषि क्षेत्र को अधिक उत्पादक एवं समावेशी बनाया जा सकता है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, भारतीय कृषि की प्रकृति की अनिश्चितताओं पर निर्भरता के मद्देनज़र फसल बीमा की आवश्यकता की विवेचना कीजिए और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। भारतीय कृषि का लगभग आधा क्षेत्र आज भी वर्षा पर निर्भर है। सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात तथा कीट रोग जैसी प्राकृतिक आपदाएं किसानों की आय और उत्पादन को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं। ऐसी परिस्थितियों में फसल बीमा किसानों के लिए जोखिम प्रबंधन का महत्वपूर्ण साधन बन जाता है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं।
फसल बीमा की आवश्यकता। प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान की भरपाई की जा सकती है। किसानों की आय में स्थिरता तथा आजीविका सुरक्षा की गारंटी। ऋणग्रस्तता और किसान संकट को कम करना। कृषि निवेश एवं आधुनिक तकनीकों को अपनाने हेतु प्रोत्साहन देना। खाद्य सुरक्षा तथा कृषि उत्पादन की निरंतरता सुनिश्चित करना। जलवायु परिवर्तन से बढ़ते कृषि जोखिमों का सामना करना। अब हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मुख्य विशेषताएं देखें, क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला है, वर्ष 2016 में प्रारंभ की गई। किसानों के लिए कम प्रीमियम दरें। खरीफ फसल हेतु 2%, रबी फसल हेतु 1.5%, वाणिज्यिक बागवानी फसलों हेतु 5%। शेष प्रीमियम का वहन केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा। बुआई से पूर्व फसल अवधि तथा कटाई के बाद तक जोखिमों का कवरेज। स्थानीय आपदाओं, ओलावृष्टि, जल भराव आदि को भी शामिल किया गया है। प्रौद्योगिकी आधारित आकलन, रिमोट सेंसिंग, ड्रोन एवं स्मार्टफोन का उपयोग। दावा राशि पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। निष्कर्ष है, फसल बीमा किसानों को प्राकृतिक अनिश्चितताओं से सुरक्षा प्रदान कर कृषि को अधिक लचीला एवं टिकाऊ बनाता है। PMFBY जोखिम न्यूनीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, किंतु इसकी प्रभावशीलता हेतु समयबद्ध दावा निपटान, जागरूकता और तकनीकी सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। SDIS में सभी छात्रों को धन्यवाद।